शुरुआत करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। महंत नरेंद्र गरी की आखिरी रसूमात अदा। बाघमरमी मठ के बगीचे में दी गई समाधि। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से बताई गई मौत की वजह। बर्तानिया में कोविशील्ड इस्तेमाल को दी मंजूरी। बर्तानिया ने ताजा सफरी एडवाइजरी की जारी कोविशील्ड की मंजूरी पर अदाकारी पुनेवाला ने किया खुशी का इजहार। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी 3 रोजे दौरे पर अमेरिका रवाना। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब के अलावा कुवैत समिट में भी करेंगे शिरकत। अमेरिकी सदर और नायब सदर से भी होगी मुलाकात। आईपीएल पर कोरोना का साया। सनराइज हैदराबाद के खिलाड़ी टी नेट्रोजन कोरोना पॉजिटिव। राब्ते में आने वाले 6 अफराद को किया गया अलग थलग। आज यूएई में हैदराबाद का दिल्ली कैपिटल से है मुकाबला। अखिल भारतीय अखाड़ी परिषद के सदर महंत नरेंद्र गरी की आखिरी रसूमात की अदायगी की गई। महंत नरेंद्र गरी को बाघमरी मठ के बगीचे में समाधि दी गई। महंत गरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांस रुकने की वजह से मौत बताई गई है, जो कि खुदकशी की तरफ इशारा करता है। बाज़र है कि अखिल भारतीय अखाड़ी परिषद के सदर महंत नरेंद्र गरी की पीर को मशकूक हालत में मौत हो गई थी। महंत नरेंद्र गरी की लाश प्रयागराज में उनके भागमरी मठ में लटकी हुई पाई गई थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। खुदकशी नोट में उन्होंने आनंद गिरी, अदिया तिवारी और संदीप तिवारी को अपनी मौत का जिम्मेदार भी ठहराया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस मामले में एक एसआईटी तश्कील दी है। इस मामले में अब तक आनंद गिरी और आदिया तिवारी को गिरफ्तार किया जा चुका है। 29 सितंबर को प्रियंका गांधी की मीरठ में होने वाली रैली की तैयारियों का जायजा लेने मीरठ पहुंचे यूपी कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू ने महंत नरेंद्र गरी महाराज के खुदकशी मामले में अपने तासुरात का इजहार करते हुए यूपी हुकूमत और पुलिस की जानिब से की जा रही कार्रवाई पर सवाल भी उठाया है। अजय कुमार लल्लू ने खुदकशी मामले को मुश्तबा बताते हुए हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच की निगरानी में सीबीआई जांच कराने का भी मुतालबा किया। मेरा सरकार से सवाल है और मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था जी, बिना पोस्टमार्टम हुए कैसे सरकार ने यह तय कर दिया कि हत्या है कि आत्महत्या है, जो कि एक गंभीर विषय है, जांच का विषय है। आचार्य नरेंद्र गिरी जी जिनकी अंगुलियों में चोट के निशान थे और लिखने में सक्षम नहीं थे, ऐसा उनके तमाम भक्तजन और उनके अनुयायी और उनके साथ रहने वाले लोग कह रहे हैं। जब वो लिख नहीं सकते थे तो 7 पृष्ठ यानी 14 पन्ने का सुसाइड नोट कैसे लिखा? ये भी एक सवाल है। कोई भी व्यक्ति जब किसी कमरे में होगा या आत्महत्या लगाने के बारे में सोचेगा तो चढ़ने के लिए कोई ना कोई इंतजाम करेगा। वहां ना स्टूल पाया गया ना कुछ पाया गया। ये भी एक गंभीर सवाल है। जब उन्हें पुलिस की सुरक्षा प्राप्त थी, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि उनकी लाश लटकी हुई थी जी, तो बिना सुरक्षा कर्मी आए, पुलिस कर्मी आए, उनके 100 को आनंद फानन में क्यों उतारा गया, किसने उतारा, ये भी जांच का विषय है। महंत जी घर में रहते थे और उन्होंने उनकी जो घटना स्थल है वह बगल के जहां वो मिलने जुलने का कार्य करते थे वहां की घटना है। यानी वो उतनी रात को किसका इंतजार कर रहे थे, कौन आने वाला था, ये भी एक गंभीर सवाल है। मैं समझता हूं कि पूरी सरकार इस पूरे घटना और तथ्य को घुमाना चाहती है
उनके भक्तजनों ने, तमाम उनके अनुयायियों ने यह मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस समर्थन में है और निश्चित तौर से हमारी उसके साथ जुड़ी हुई सिर्फ एक ही मांग है कि हाई कोर्ट के डिवीजन के देखरेख में, सिटिंग जज के डिवीजन के देखरेख में पूरे घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब बात करेंगे बिहार की, जहां साबिक वजीर आला जेतिन राम मांझी ने रामायण और राम से मुतालिक मुतनाज़ा बयान दिया है। जेतिन राम मांझी के मुताबिक रामायण की कहानी सच पर मबनी नहीं है। उन्होंने मजीद कहा है कि वो राम को महापुरुष नहीं मानते हैं। बीजेपी की मुखालिफत के बाद जेतिन राम मांझी अपने बयान पर कायम है। अपनी आस्था की बात है, कोई भगवान को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, कोई प्रकृति को मानते हैं, कोई अपना ईमानदारी को मानते हैं, कोई कर्तव्य को मानते हैं, तो अपनी अपनी बात है। उसी प्रकार से हम राम को जिस रूप में लोग मानते हैं उस रूप में नहीं मानते हैं। वो महानायक थे, अच्छा काम करने की बात उनके माध्यम से कराई गई है। जो नीतियाँ वहाँ बताई गई है उन नीति पर चलना चाहिए, इसमें कहाँ कोई दुमत है। सर, आपके सहयोगी बतौर कह रहे हैं कि सीताराम मांझी नहीं, सीता राक्षस मांझी रख देना चाहिए था उनके माता पिता का नाम, कैसे देखते हैं इसको? अब क्या वो बोलते हैं हमको न जानकारी है, आपको कहने पर हम कैसे भरोसा करें कि उन्होंने कहा है। आप में राम लगा इसीलिए उन्होंने कहा कि तो माता पिता जी का है, माता पिता जी ने जन्म दिया, नाम दिया, तो वहाँ हमारा कहाँ बस था? आपका कोई बस था? पिताजी ने जन्म दिया या माँ जी को क्या नाम रखे? अब देखने का अपना अपना नजरिया है, लोग देखें, उसमें हमारा कुछ नहीं कहना है। अपने बयान पे कायम है? एकदम कायम है, 100 नहीं 200% हम कायम। रामायण को शिक्षा रामायण महाकाव्य है, उसमें बहुत बहुत सुक्तियाँ हैं कही गई है। जैसे हितोपदेश में मूर्ख राजा के बेटा को कहानी और ये सब कह करके एक नीति निरूपित किया गया, उनको प्रकांड विद्वान बनाया गया, उसी हिस्से में रामायण है। रामायण में बहुत अच्छी अच्छी बात है, उस चीज़ को मानना चाहिए। वो किसी को नायक और नायिका बनाकर मुल्क की 5 रियासतों में 2022 में इंतखाबात होने हैं, जिसके लिए पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में बीजेपी की तैयारियां नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तैयारियों को लेकर पीछे नजर आ रही है। इसकी वजह यह भी है कि कांग्रेस ने गुजरात के लिए अभी तक रियासती सदर का इंतखाब नहीं किया है। मजीद तफसील बता रही हमारी नुमाइंदा रचना। 5 राज्यों में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। बात अगर हम गुजरात की करें तो गुजरात में बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तैयारियां ना के बराबर हैं, जिसका खास कारण यह भी माना जा रहा है कि गुजरात कांग्रेस में अभी तक प्रभारी और अध्यक्ष का नाम तय नहीं किया जा सका है। हालांकि गुजरात कांग्रेस के जो लोग हैं वो यहाँ पर आला कमान से मिलने के लिए समय समय पर पहुंचते नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रभारी और अध्यक्ष के नाम पर मोहर नहीं लग पाई है। और जिस तरीके से गुजरात में तैयारियां के नाम पर मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ के लोगों का, गुजरात के जो नेता हैं उनका मानना है कि किसी युवा चेहरे को इस बार अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर उतारना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी तक आला कमान की तरफ से कांग्रेस गुजरात को लेकर किसी भी तरीके की कोई सुगबुगाहट देखने के लिए नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते 2022 के चुनाव की तैयारियां भी अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं। और एक और अगर हम देखें तो जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पार्टी का कहीं ना कहीं अंतर कलह यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब संभावना ये जताई जा रही है कि जल्द ही पार्टी गुजरात को लेकर प्रभारी और अध्यक्ष का नाम तो तय करेगी, लेकिन वो कौन होंगे ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा। दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस प्रशांत किशोर को लेकर खासा रणनीति तय कर रही है, तो ये भी देखने वाली चीज़ होगी कि किस तरीके से वो रणनीति बनाते हैं और किस तरीके की नई चीज़ें अब हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि बात गुजरात की हो रही है, गुजरात में अभी तक तैयारियां नहीं शुरू हो पाई हैं और जिसके चलते वहाँ के जो नेता हैं वो भी थोड़े से मायूस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि समय कम रह गया है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में जब तक प्रभारी और अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो जाता तो तैयारियां आखिरकार कैसे शुरू हो पाएंगी। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। वजारत खारजा हिंद का बरतानिया पर दबाव काम कर गया है। बरतानिया ने कोविशील्ड के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। बरतानिया ने ताज़ा सफरी एडवाइजरी जारी करते हुए कोविशील्ड मंजूरी दे दी है। आधार पूनावाला ने बरतानिया में कोविशील्ड की मंजूरी पर खुशी का इजहार किया। वाज़ेह है कि इससे कबल बरतानिया ने कोविशील्ड को मंजूरी नहीं दी थी और कोविशील्ड लेने वाले अफराद अगर बरतानिया में जाते हैं तो उनके लिए 14 दिन के क्वारंटाइन को लाजमी करार दिया था।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कुवैत समिट में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना हुए। उनके हमरा वजीर खारजा, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल समेत कई आला सतही वफ्द भी रवाना हुए। सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक पीएम मोदी के दौरे में अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ मुलाकात, कुवैत लीडरान के साथ मीटिंग और यूएनजीए में शिरकत का प्रोग्राम है। पीएम मोदी के अलावा 100 ममालिक के सरबराह भी इस मीटिंग में शिरकत के लिए अमेरिका आ रहे हैं। वजीर आजम के शेड्यूल के मुताबिक वो आज रात वाशिंगटन डीसी पहुंचेंगे और अगली सुबह अमेरिका के आला सीईओ से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के आला ताजरों के साथ पेदर पे मुलाकातों के बाद पीएम मोदी 23 सितंबर को अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 4 दिनों के दौरे पर अमेरिका रवाना हो चुके हैं और ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की 3 अहम बैठकें होने वाली है। सबसे पहली बैठक उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी, जो कि पहली बैठक होगी जब से वो राष्ट्रपति चुने गए हैं, और इस बैठक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीमा पर आतंकवाद पर चर्चा होगी। दूसरी बड़ी बैठक क्वाड की होने वाली है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगे और जाहिर तौर पर चीन पर नजर रखने के लिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी बड़ी बैठक, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और पीएम मोदी ने अपने डिपार्चर स्टेटमेंट में भी ये बात कही है कि इस मंच से न सिर्फ कोविड-19 बल्कि सीमा पर आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे। अगर इस दौरे की बात करें तो जाहिर तौर पर पिछले 6 महीनों में ये पहला बड़ा विदेश दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, और इस दौरे पर सबसे महत्वपूर्ण बात होगी अफगानिस्तान में नई सरकार की और उस पर क्या रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए या नहीं। इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होगी, अमेरिका के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी और वहीं जापान के साथ भी। तो जाहिर तौर पर न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि सीमा पर आतंकवाद और आतंकवाद का जो मुद्दा है उसको प्रधानमंत्री मोदी तमाम मंचों से जरूर उठाएंगे। कैमरा पर्सन अंकित के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। मुजफ्फरनगर के फलत गांव से ताल्लुक रखने वाले मारूफ आलमदीन मौलाना कलीम को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुबैना गैर कानूनी तब्दीली मजहब मामले में मौलाना कलीमुद्दीन से पूछताछ की जाएगी। यूपी के एटीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी। एडीजी के मुताबिक मौलाना कलीम सिद्दीकी के मुबैना तौर पर उमर गौतम से राबते में थे। फलत के मशहूर मदरसे के मुंतजमीन मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी एक निजी प्रोग्राम के सिलसिले में कल रात मीरठ आए थे। रात 9 बजे मीरठ से फलत रवाना होने के बाद से मौलाना और उनके साथी गाड़ी में मौजूद 3 साथियों का कुछ पता नहीं चल रहा है। आप सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के एटीएस ने 20 जून 2021 को अवैध धर्मांतरण के गिरोह को संचालित करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। एटीएस उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक और ग्राउंड सर्विलांस के साथ साथ सुदृढ़ सूचना तंत्र सक्रिय कर आसूचना को पुष्ट किया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो कि फुलत का रहने वाला है, द्वारा एक जामिया इमाम वजीउल्लाह नाम का ट्रस्ट इसके द्वारा संचालित किया जाता है और देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द के कार्यक्रम की आड़ में भिन्न भिन्न प्रकार से लालच देकर अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट संचालित कर रहा है। यह भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कलीम सिद्दीकी द्वारा अपना ट्रस्ट संचालित करने के अलावा तमाम मदरसों की फंडिंग भी करता है और जिसके लिए मौलाना कलीम को विदेशों से भारी धनराशि हवाला तथा अन्य अवैध माध्यमों से भेजी जाती है। मौलाना इन मदरसों की आड़ में पैगाम इंसानियत के संदेश देने के बहाने लोगों को जन्नत और जहन्नुम जैसी बातों का लालच और भय दिखाकर इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। यह भी तथ्य प्रमाणित हुए हैं कि उमर गौतम के पास से प्राप्त दस्तावेजों में जिन धर्मांतरित व्यक्तियों का ब्यौरा है उनका निकट संबंध कलीम सिद्दीकी से भी है। ब्रेक के बाद इस्तकबाल।
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी के दाखिले इम्तिहान में खवातीन की शिरकत के मामले पर इम्तिहान को मुलतवी करने के मरकज के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खवातीन को 14 नवंबर को होने वाले इम्तिहान में शिरकत की इजाजत होगी। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि मुसल्लह अफवाज हंगामी हालात से निपटने के लिए बेहतरीन टीम है और तवक्को है कि एनडीए में खवातीन की शमूलियत की राह हमवार करने के लिए जरूरी इंतजामात किए जाएंगे। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मरकज के हल्फनामे से जाहिर होता है कि दाखिले को 1 साल के लिए मौखर करना चाहिए। इस पर मरकजी हुकूमत ने कहा है कि ऐसा नहीं है, हमें इंतजामात करने में कुछ वक्त लगेगा, इसके लिए हमें वक्त चाहिए। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको इंतजामात करने के लिए 6 माह दे सकते हैं। मरकजी हुकूमत ने हल्फनामे में कहा था कि मई 2022 तक एनडीए में खवातीन उम्मीदवारों के लिए नोट्स जारी किया जाएगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से दरख्वास्त की है कि वो खवातीन उम्मीदवारों को अगले साल इम्तिहान में शिरकत की इजाजत दे और न कि इस सेशन में, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए का जो मैटर चल रहा है उसकी सुनवाई के दौरान ये कहा कि जो एनडीए में महिलाओं की एंट्री है वो 2023 तक के लिए स्थगित नहीं की जा सकती। इसीलिए इसी साल उन्होंने मिनिस्ट्री को और यूपीएससी को डायरेक्ट किया है कि वो 14 नवंबर को जो है इसी साल एंट्री के लिए वुमेन की करें और वो अगले साल तक इस एंट्री को ना रोकें, क्योंकि जो भी एलिजिबल लोग होंगे वो 1-2 साल में उनकी उम्र जो है वो बढ़ जाएगी और वो अपीयर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इसी साल से ही महिलाओं की एंट्री जो है वो 14 नवंबर को जो एग्ज़ाम है उसके लिए उन्होंने निर्देश दिया यूपीएससी को और मिनिस्ट्री को वो इसी साल से महिलाओं की एंट्री जो है तालीम से भी आरास्ता किया जाए। सोशल मीडिया के मनफी असरात से नौजवानों को वाकिफ कराया जाए। बंगलुरु में बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन के इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ फतवा एंड रिसर्च ट्रस्ट के सदर मौलाना बदिउल जमान नदवी कासमी ने कहा कि मौजूदा दौर में नौजवान नस्ल दीनी और इखलाकी तालीम से दूर हो रही है। इसकी वजह से समाज में तालीमी तरक्की के बावजूद बुराइयां फैल रही है। पूरी दुनिया में इस बात की कोशिश हो रही है कि नई नस्ल को दीनी तालीम से दूर करके उनमें बददीनी और बदअमली पैदा की जाए। लेकिन हमें बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जमात इस्लामी ने ये काम पूरी हिम्मत, पूरे हौसले, पूरे जज्बे के साथ शुरू किया है और ये प्रोग्राम अभी कई दिनों तक चलेगा। इंशाअल्लाह इससे नई नस्ल में इस्लामी तालीम को आम करने का बहुत बड़ा ज़रिया साबित होगा। गुज़िश्ता 2002 से बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन के ज़रिए जमात इस्लामी हिंद एक अहम मसले के हल के तौर पर इस्लामी कोर्सेज का आगाज़ की है। मुंबई की डॉक्टर रोशन जवाद शेख ने एमडी पैथोलॉजी में फर्स्ट क्लास पोजीशन हासिल की है। डॉक्टर रोशन जवाद ने तकरीबन 8 साल कबल ट्रेन एक्सीडेंट में अपनी दोनों पैर गंवा दिए थे। माजूरी के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एमबीबीएस के बाद एमडी के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने डॉक्टर रोशन जवाद से खास बातचीत की। बेकल साई का शेर है कि अज़्म मोहकम हो तो होती हैं बलाएं पसपा, कितने तूफान उलट देता है साहिल तन्हा। आज एक ऐसी ही कहानी के साथ, एक ऐसी ही जिंदा जावेद कहानी के साथ हम आपके सामने रूबरू मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर रोशन जवाद है जो कि जिन्होंने जो है वो एमडी पास किया है और उनकी कहानी बड़ी दर्द भरी है। बहुत ही दर्दनाक कहानी रही है आपकी। आप जब 12th एग्ज़ाम आपने पास किया तो आपने ट्रेन के हादसे में अपने पैर गंवा दिए। तो ये जो पैर हम देख रहे हैं वो असली में पैर नहीं है, वो आर्टिफिशियल पैर है जी। तो ये दर्द भरी कहानी जो है वो किस तरह ये सफ़र आपने तय किया और किस तरह से इस मुकाम पर पहुंची? सर, पैर खोने के बाद तो मैं बहुत ही मायूस हो गई थी, लेकिन उसके बाद फैमिली ने, टीचर्स ने, डॉक्टर्स ने सपोर्ट किया और मुझे एक राह दिखाई कि तुम्हारा जो ख्वाब था डॉक्टर बनने का वो अभी भी पूरा हो सकता है।
आप आगे बढ़ सकती हो, आप बस हिम्मत मत हारो। तो मैंने उस बात को पॉजिटिव वे में लिया और मैंने किया कि नहीं, मुझे अब सीईटी क्लियर करना है और एमबीबीएस में एडमिशन लेना है। तो मैंने बहुत मेहनत की, सीईटी एग्ज़ाम क्लियर किया, बट आपने बताया अभी एमबीबीएस में भी मुझे एडमिशन नहीं दिया गया बिकॉज ऑफ माय डिसेबिलिटी कि मैं ज़्यादा डिसेबल हूँ, मैं एडमिशन नहीं ले सकती। तो मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई, बॉम्बे हाई कोर्ट से लड़कर मैंने एडमिशन लिया एमबीबीएस में। अल्हम्दुलिल्लाह से फर्स्ट क्लास पास किया एमबीबीएस 2016 में। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हाईएस्ट डिग्री अचीव करूँ मेडिकल की। जब एमबीबीएस कर लिया है तो एमडी भी क्यों ना करूँ। और लोगों का जो परसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि डिसेबल बंदे या एक्सीडेंट के बाद नाकारा हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बोझ बन के रह जाते हैं। तो इस जो स्टेटमेंट है, ये जो लोगों का परसेप्शन है, मुझे इसको चेंज करना था। तो मैंने बस ये किया कि एमबीबीएस तो किया है मैंने, एमडी भी करना है। तो एमडी के लिए मैं जब गई, मैंने नीट पीजी दिया, तो वहाँ भी मुझसे एक बहुत अहम सवाल आपने यहाँ पे पैदा कर दिया कि आपने कहा कि लोग ये समझते हैं कि एक्सीडेंट के बाद जब ये कुछ हादसा हो जाए तो वो नाकारा हो गए हैं। आपके भी पैर चले गए थे, आप भी नाकारा हो चुकी थी अगर देखा जाए तो। लेकिन उसके बाद आपके जहन में ख्याल कैसे आया कि आपको जो है वो दुनिया में एक मिसाल बनना है और पैर ना होने के बावजूद भी जो है वो दुनिया की बुलंदियों तक आपको पहुंचना है? जी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो लोग जब मेरी इयादत को आते थे तो वो लोग बस यही बोलते थे, हर किसी की ज़बान पर यही फकरे रहते थे कि ये 16 साल की बच्ची है, माँ बाप के ऊपर बोझ रहेगी, ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि इसके पास 2 पैर ही नहीं है। जो बेड पर लेटे लेटे करवट नहीं ले सकती, वो क्या करेगी आगे ज़िंदगी में? हमेशा अम्मी के ऊपर बोझ रहेगी, हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेगी। तो ये जो सारे लफ्ज़ थे, अल्फाज थे, मेरे जहन पर ऐसे गिरते थे कि सच में अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, मैं तो सिर्फ बोझ रहूंगी। तो अल्लाह ने मुझे जिंदा क्यों रखा? ये एक सवाल था जो मैं हर रोज अल्लाह से करती कि अल्लाह, जब तूने इतने भयानक एक्सीडेंट में मेरे 2 पैर लिए तो मुझे जिंदा क्यों रखा तूने? मुझे मौत क्यों नहीं दे दी? क्योंकि मुझे माजूरों वाली लाइफ नहीं जीनी थी। लेकिन अम्मी ने मुझे उस सवाल का जवाब दिया कि बेटा, अल्लाह ने भले ही तुमसे 2 पैर लिए, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप अल्लाह पे भरोसा रखो तो अल्लाह ने कुछ ना कुछ मसलहत रखी है और इन फ्यूचर आपके लिए बहुत कुछ बड़ा रखा है। उस वक्त तो बातें नहीं समझ आती थी अम्मी की, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि अल्लाह पर भरोसा रखना है, वो तो मेरा ईमान है, मैं रखूंगी अल्लाह पर भरोसा। तो मैंने अल्लाह पर भरोसा रखा, अपनी मेहनत जारी रखी और आज जब ये फल मुझे मिल रहा है अपनी मेहनत का, अपने अल्लाह पर भरोसा और यकीन का, तो मुझे अम्मी की बातें इतनी ज़्यादा सही लगती है कि अम्मी ने सही कहा था कि अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर अल्लाह ने 2 मामूली आपसे पैर लिए हैं तो उसके लिए बहुत कुछ बड़ा रखा होगा। तो ये थी डॉक्टर रोशन जिन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकेकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक भी किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753।